नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड के पहाड़ लगातार पलायन से खाली होते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए और इस समस्या को समझने के लिए पलायन आयोग बनाया गया था, लेकिन इस पलायन आयोग का खुद ही पलायन हो गया। इसके द्वारा आज तक क्या काम किया गया है यह समझ में नहीं आया। बताते चले कि ये कुछ भी इसके सामने नहीं आ पाया है। उत्तराखंड के पहाड़ धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। उत्तराखंड के ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। आज उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर मांग हो रही है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ों में खाली पड़े मकान की तस्वीरें सामने आने के बाद यह एहसास होता है कि लोग कैसे उत्तराखंड के पहाड़ों को छोड़कर दिल्ली और अन्य शहरों में जाकर बस रहे हैं। यहां तक कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बता दें कि पहाड़ के लोग आकर अपने मकान बना रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। उत्तराखंड सरकार ने बताते चले कि सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में रोजगार के नए नए तरीके इजाद किए जाएं। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम करवाया और जिसके चलते 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होने की संभावना उत्तराखंड में जताई गई। अभी उद्योग कब तक स्थापित होंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं कि पलायन निर्माण आयोग की इस साल की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। उसके मुताबिक उत्तराखंड में 1792 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। इनमें एक नाम अल्मोड़ा जिले की क्वेटा ग्राम पंचायत का भी जुड़ने वाला है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के अभाव से क्वेटा सुरखाल ग्राम पंचायत की करीब 80% आबादी पलायन कर चुकी है। यहां 95% खेती जो है वो बंजर हो चुकी है। गांव में जो 20% लोग बचे हैं वे भी सिस्टम के अभाव में जी रहे हैं, यानी कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। अगर यहां पर कोई बीमार हो जाता है तो आसपास के गांव वालों की मदद से डोली पर उठाकर 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर सड़क तक आदमी पहुंचता है और ये तमाम दिक्कतें हैं। और क्वेटा और खैखाड़ गांव वीरान हो चुके हैं। यहां पर आपको बताते चले कि सुरखाल गांव भी धीरे धीरे अब यहां की जनसंख्या कम होती जा रही है। 80% लोग गांव को छोड़ चुके हैं, वो दिल्ली जैसे शहरों में बस रहे हैं। अब पलायन की मुख्य वजह क्या है, आज ये समझेंगे अपनी इस चर्चा में। और पलायन को कैसे रोका जाए, सरकार इस पर क्या काम कर रही है, इसको समझेंगे। पूर्व की सरकारें जो रही, जिन्होंने राज किया, उन्होंने अभी तक आखिर क्या किया। उत्तराखंड में आखिर ऐसी स्थिति क्यों सामने निकल कर आई है जिससे 1792 जो गांव हैं वो घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड देवभूमि को क्यों छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और उत्तराखंड को छोड़कर वो दिल्ली जैसे शहरों में बस रहे हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। क्या सरकार के पास जो प्लान है वो फेल हो रहा है? सरकार केवल हवाई दावे कर रही है। वैसे तो धामी सरकार इन्वेस्टर समिट की बात करती है और इसके तहत करोड़ों का इन्वेस्ट करने की बात उत्तराखंड में करती है। आखिर कब उत्तराखंड में पलायन थमेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज इन्हीं तमाम सवालों के बीच अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में पलायन कैसे रुकेगा, क्योंकि पहाड़ अब धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, वीरान हो रहे हैं। और इसी दौरान पलायन निवारण आयोग की एक रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई, उसके मुताबिक उत्तराखंड के 1792 गांव घोस्ट विलेज घोषित किए जा चुके हैं। इनमें एक नाम अल्मोड़ा जिले की क्वेटा ग्राम पंचायत का भी जुड़ने वाला है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्वेटा सुरखाल ग्राम पंचायत की करीब 80% आबादी पलायन कर चुकी है। यहां 95% खेती जो है वो बंजर पड़ी हुई है। गांव में जो 20% लोग बचे हैं वो भी सिस्टम के अभाव में जी रहे हैं।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। अवधेश नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमनदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं अमनदीप जी आपके ही साथ करूंगा। अमनदीप जी, उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहते हैं, देश विदेश से लोग यहां पर जाते हैं क्योंकि देवभूमि है, दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं, देवभूमि के जो लोग हैं, वो पहाड़ों को छोड़ रहे हैं, दिल्ली जैसे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आखिर पलायन की मुख्य वजह आप क्या समझते हैं? क्या विकास का अभाव है या इसके पीछे की कुछ और ही वजह है? जिस प्रकार से प्रदेश उत्तराखंड के अंदर निरंतर पलायन, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन आज के समय में प्रदेश का। और मैं ये समझता हूँ कि पलायन का सबसे बड़ा मुख्य कारण रोजगार की समस्या है, बिजली की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहीं ना कहीं बहुत चीजें ऐसी हैं जो चीजें हमारे युवाओं को दिक्कत में लाती हैं, वहाँ की हमारे जो गांव के लोग हैं उनको दिक्कत में लाती हैं। इसी वजह से हमारे उत्तराखंड, प्रदेश उत्तराखंड से देवभूमि से पलायन निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए जिस प्रकार से बात हो रही थी, मैंने अभी सुना कि जो इन्वेस्टर समिट सरकार द्वारा किया जा रहा है, देखिए सन 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के शासनकाल में इन्वेस्टर समिट लाया गया था, जिसके अंदर 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। लेकिन वो 50,000 करोड़ ना तो 70,000 करोड़ का, सॉरी, ना तो वो हमें धरातल पर नजर आया और ना ही वो हमारे प्रदेश के लिए लगाया गया। अब सन 2023 में वर्तमान में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन जब 70,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार नहीं लगा पाई, तो ये 3 लाख करोड़ कौन से प्रदेश में लगाया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल वर्तमान सरकार से हमारा ये है। और दूसरी बात देखिए, अगर गांव है, गांव के अंदर जो लोग हैं उनको देखिए क्या क्या चीजें, सुविधा, मूलभूत सुविधाएं क्या है। सबसे पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य। हमारे गांव आज भी हमारे, अरे अमनदीप, मुझे लगता है आप बहुत दूर पहुंच गए, बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें जमीनी स्तर पर सोचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है पलायन निवारण आयोग की, उसके अंतर्गत करीब 1792 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। यहां के लोगों का दरअसल कहना यह है कि ये चीजें तो छोड़िए, जो लोग हैं वो खेती पर भी जी लेंगे, यहां पर कुछ छोटा मोटा काम करके, लेकिन गांव में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उन चीजों से लोग वंचित रह रहे हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, उसको अस्पताल तक ले जाना है तो खटोला बनाया जाता है, 4 आदमियों की व्यवस्था की जाती है, उसको लाद कर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ले जाया जाता है। इस तरीके से अभी भी ये दिक्कतें हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी यही कहा, देखिए जब तक हमारा गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी कहा आपसे, जैसे स्वास्थ्य विभाग का बात करी, मैंने शिक्षा की बात करी, पानी की समस्या भी है, सड़क की समस्याएं हैं। लेकिन अमनदीप, समस्याएं हैं, मैं भी मान रहा हूं, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठेंगे उनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन आप भी सत्ता में रहे, आपने भी शासन किया, आपने क्या किया? आप इन चीजों से क्यों नहीं उभर पाए? बिल्कुल सही बात है गौर जी, मैं इस चीज से कभी मतलब इस चीज से भागने का कार्य हम नहीं करते हैं। हमारे द्वारा जो कार्य किए गए प्रदेश के अंदर, उस समय का आप बायोडाटा उठाइए और आज का बायोडाटा उठाइए तो जमीन आसमान का अंतर है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, ठीक है मैं बायोडाटा उठा लेता हूँ। ठीक है अमनदीप, मैं बायोडाटा उठाता हूँ। आपने बायोडाटा उठाने के लिए बोला, मैंने उठा लिया। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खैखड़ा क्वेटा निरई सड़क का निर्माण करने की घोषणा की थी। सड़क का 3 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन सड़क 8 साल बाद भी नहीं बन पाई है। रख दिया मैंने। जी बिल्कुल। देखिए मैंने वही कहा, ये जो मुद्दा है हमारे प्रदेश का मुद्दा है, और अगर हमारे द्वारा गलत हुआ तो वर्तमान सरकार को उसको कवर अप करना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था। आपसे ये गलती क्यों हुई, मैं आपसे समझना चाहता हूं। और आप वैसे भी 2 बार सत्ता में नहीं आ पाए, 2 बार चुनाव हुए। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भी 14 में भी आपको निराशा हासिल हुई, यहां पर एक भी सीट हाथ में नहीं आई। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, अब 2024 का भी चुनाव आ रहा। आपसे ये गलती कैसे हुई? आपने सड़क निर्माण की घोषणा की थी, क्यों तो फिर क्यों नहीं करवाया? यहाँ के लोग पता कैसे जी रहे हैं सर,
यहाँ पर 80% लोगों ने अपने गांवों को छोड़ दिया है, दिल्ली जैसे शहरों, नोएडा जैसे शहरों की तरफ वो पलायन कर चुके हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उनके गांव में सड़क का निर्माण ही नहीं हो पाया है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, अगर कोई गर्भवती महिला है, तो उसको 2 से 3 किलोमीटर एक खटोला बनाया जाता है और 4 से 5 आदमियों की व्यवस्था की जाती है, वो लेकर पहुंचते हैं, चाहे रात 1 बजे की बात हो या फिर दिन की बात हो। यह समस्या है। इस समस्या से आपको निजात दिलानी चाहिए ना उस जनता की जिसने आप पर भरोसा जताया था, आपको वोट दिया था, आपसे उम्मीद की थी। आपकी बात बिल्कुल सही है गौर साहब, मैंने इस चीज से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सवाल हैं, ये बिल्कुल सवाल उठने भी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति से ऊपर उठकर। तो जब सरकारों को मौका मिलता है, सरकारों को मौका मिलता है, तो आप लोग क्यों नहीं इस पर काम करते हैं? क्यों ध्यान नहीं देते? ये आज का मुद्दा नहीं, पलायन का मुद्दा बहुत पहले से चलता आ रहा है। आखिर पलायन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आज स्थिति ये हो गई है कि 1792 जो विलेज है उनको घोस्ट विलेज घोषित कर दिया गया है। अभी भी जो गांव हैं उनमें 80% लोग पलायन कर चुके हैं, 20% लोग रह रहे हैं, 95% जमीन जो है वो बंजर पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको क्या कहा, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपके समक्ष कि ये राजनीति से ऊपर उठ का मामला है, और जो गलतियां हुई या पिछली सरकारों ने करी या वर्तमान सरकार जो हमारे प्रदेश में शासन कर रही है, इन चीजों को देखना चाहिए। अभी दूसरी बात मैं ये कहने वाला था कि 2019 में ये जो पलायन आयोग बनाया गया अल्मोड़ा के अंदर, जिसमें पौड़ी में इसका वो था ऑफिस था, लेकिन जो पलायन आयोग के लोग ही हैं वो खुद देहरादून में रह रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं, जो उसके लिए नियुक्ति की गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय। तो ये जो चीजें हैं, अगर हमारी सरकार किसी आयोग को घोषित कर रही है, बना रही है, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए बना रही है, लेकिन अगर हमारे लोग ही खुद पलायन कर जाएंगे या जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो खुद देहरादून आके रहने लग जाएंगे, तो वहाँ की मूलभूत समस्या तो बढ़ेंगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, और इसके अंदर कोई दोहराए नहीं है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो भाजपा की वर्तमान सरकार हो। देखिए ये सारी चीजें हैं, और इस चीज मैंने अभी कहा ये राजनीति से उठकर मामला है हमारे प्रदेश। ठीक है, मैं सर वापस आऊंगा आपके पास। कहीं हमारे प्रदेश का भविष्य अवधेश नौटियाल, अपना समय दे। अवधेश नौटियाल, आप उत्तराखंड को बड़ी बारीकी से, बड़ी करीबी से समझते हैं और लोगों से भी मेल मिलाप आपका होता रहता है। अवधेश नौटियाल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पलायन की मुख्य वजह क्या है, और यह मुद्दा बहुत पुराना है, और कब पलायन की समस्या से उत्तराखंड वासी निजात पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सत्यम, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने उठाया है, और ये कहीं ना कहीं जो सरकारों ने इसको लेकर जो है शुरू से उपेक्षित रवैया रहा है सरकारों का। क्योंकि देखिए, अगर हम राज्य गठन की बात करें तो राज्य गठन के बाद से जो ज्यादातर फोकस रहा है वो मैदानी जनपदों पर रहा है। अगर देखा जाए तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, जो ये तराई वाली बेल्ट है, हल्द्वानी हो गया, इन सब पर जो ये 4 जनपद है, 2 कुमाऊं के, उधम सिंह नगर हो गया, ये हल्द्वानी हो गया, गढ़वाल मंडल में देहरादून हो गया और हरिद्वार हो गया। तो बेसिकली जो फोकस रहा इन 4 जनपदों पर रहा। क्योंकि अगर शुरू से अगर हमें पलायन की समस्या को अगर हमें जड़ से खत्म करना था तो शुरू से इस चीज पर फोकस करना चाहिए था। जो देखिए, मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूं, मेरा गांव भी जो है पौड़ी से 60 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव की स्थिति भी यही है कि धीरे धीरे जो लोग हैं, हालांकि मेरे गांव में सड़क पहुंच चुकी है, लेकिन सड़क ही मेन चीजें नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य, सड़क के बाद शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। ये 3 चीजें ऐसी होती है, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीजें जीवन में हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी होती हैं। सबसे पहले अगर गांव तक सड़क रहेगी तो जो स्वास्थ्य की समस्या है उसको भी चले, सड़क अगर हमारे गांव तक पहुंच गई तो हम सड़क मार्ग से होते हुए जब वाहन चलेंगे तो हम स्वास्थ्य की समस्या से, शिक्षा की समस्या निजात पा सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर प्लान की बड़ी वजह है कि कई गांव में सड़कें आज तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकारों का, मैं बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को दोष दूंगा, क्योंकि शुरू से हमें जो हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, हमने हिमाचल से एक भी किसी मुद्दे पर सबक नहीं लिया। हमें हिमाचल से सीखना चाहिए था कि किस तरह से हम जो पहाड़ के वासिंदे उनको किस तरह से पहाड़ पर रोक सकें। अब जो वर्तमान में अगर हम बात करें, पिछले 5 साल में जो बीजेपी की सरकार है, अगर बात तो पिछले 2 सालों में नीतियों में बहुत सारा चेंज देखने को मिला है। पहाड़ को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, कोरोना के बाद से बहुत सारी नीतियां आई हैं, लेकिन ये नीतियां साल 2000 से अगर ये नीतियां राज्य गठन से शुरू होती तो ये जो हम आज डिबेट कर रहे हैं, शायद ये डिबेट ना कर रहे होते, शायद आज हम डिबेट कर रहे होते कि पहाड़ के इस गांव में इतने अधिक लोग जुड़े, इस गांव के इतने अधिक लोगों को रोजगार मिला, यहाँ होम स्टे खुल रखे। अब धीरे धीरे चीजें रिवर्स बैक हो रही हैं, लेकिन सत्यम इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर हम सोचेंगे ये नहीं होनी तो बहुत, लगभग अब मान के चले कि आगे 10 से 15 साल बाद शायद स्थितियां चेंज
चेंज आए, जब शहरों में दबाव बढ़ेगा, लोग वापस अपने गांव की ओर जाएंगे, जब शायद प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं अभी होंगी। तो अवधेश कहीं ना आप कहीं खुद ही बता रहे स्वास्थ्य हैं कि यहाँ पर हमारे गांव में ही लोग पलायन करने में जुटे हुए हैं। सड़क जरूर पहुंच गई है, लेकिन तमाम मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित नजर आ रहे हैं। सतवीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। सतवीर सिंह, मैं आपका इंतजार पिछले 13 मिनट से कर रहा था कि आप आए और आपसे मैं पहला सवाल करूं, लेकिन सवाल मुझे अमनदीप से करना पड़ गया। सतवीर, क्यों आखिर पहाड़ खाली होते जा रहे हैं? आखिर क्यों गांवों में 20% लोग ही रह रहे हैं? आखिर क्यों यहां की जो खेती है वो 95% बंजर होती चली जा रही है? इसकी मुख्य वजह क्या है? पलायन आखिर कब रुकेगा? सत्यम जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने पलायन के ऊपर बात करी। तो मैं आपको बता दूं कि आज की स्थिति में उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण पिछले 5-6 सालों में हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो नीतिगत बदलाव किए, ढांचागत बदलाव किया, उससे अब ये संतोष होता है कि काफी मात्रा में पलायन रुका है। आपको मैं बता दूं कि जब ये चारधाम यात्रा जो हमारे मुख्यतः जिन जिन जिलों से होके जाती है, अगर हम इस यात्रा का वर्णन भी करें तो हरिद्वार से होते हुए, ऋषिकेश होते हुए, ये आपका इधर आपका चमोली होते हुए, आपका रुद्रप्रयाग होते हुए, आपका उत्तरकाशी, यमुनोत्री, इन और टिहरी से होते हुए जाती है, और देहरादून को भी कहीं ना कहीं वो यमुनोत्री और गंगोत्री के जो धर्मानुरागी है उधर से जाते हैं। तो मैं आपको बड़ा आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा कि सत्यम जी, जब से हमने ये चारधाम यात्रा में परिवर्तन किए कि भाई यहाँ की रोडें अच्छी होनी चाहिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के माध्यम से हमने जो लोन देने का काम किया, चाहे केंद्र की नीतियों के माध्यम से हमने जो लोन देने का काम किया, तो आज कहते हुए सुखद होता है जिन जिलों से ये चारधाम यात्रा जाती है, जहां तक ये रोडों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, आज आप इन जिलों को उठा के देख लीजिए या इन गांवों की स्थिति देख लीजिए, आर्थिक रूप से तो वो समृद्ध हुए ही है। यहाँ पर पलायन आपको नगण्य देखने को मिलेगा। आज दूसरे दृष्टि से अगर दिल्ली में अपने दूसरे तरीके के व्यवसाय करने से या हायर एजुकेशन के लिए या अदर जो उसकी अपनी भौतिक आवश्यकता है उसके लिए जाना चाहता, अलग विषय। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी चारधाम की यात्रा इस साल की समाप्त हुई है हमारी, तो हमें ये कहते हुए सुखद होता है कि पिछली बार जो हमने कहा था कि हम पिछली बार के आंकड़ों को भी क्रॉस कर जाएंगे, तो पिछली बार हमारे 48 लाख के लगभग हमारे यहाँ पर धार्मिक पर्यटन आया था, मगर इस बार हम 56 लाख से भी अधिक गए हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या 1.25 करोड़ के लगभग है। आप देखिए कि एक बड़ा मात्रा में, ये देखिए कि आधी के लगभग हमारी जनसंख्या का कि इस यात्रा में आता है। तो अगर पूरा पर्यटन को देखें तो मुझे लगता है कि हमारी जो जनसंख्या उसके समतुल्य आया होगा। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रावधान किए और नो डाउट आपने काम किया है, विकास हुआ है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की जो सरकार आप दावे और वादे करते हैं उस हिसाब से मुझे देखने को नहीं मिल रहा। चलिए आपको मैं ले चलता हूं अल्मोड़ा जिले की कोयटा ग्राम पंचायत में। चलेंगे आप मेरे साथ कभी अगर समय हो तो, या फिर आप ही घूम आइए, आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं, इधर जाइए। जब गांवों में जाएंगे तो आपको डर लगेगा, आपको डर लगेगा कि इसमें सन्नाटा किस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि गांवों में अब लोग नहीं दिख रहे सर। मैं पिथौरागढ़ के अगर पसमा जो गांव पड़ता है वहां से लेके अगर और हर जो उत्तरकाशी का जो हरतिल गांव है और नीतिमाणा तक, वहां तक होके आया हूं और कई बार होके आया हूं। और उनसे एक मैं तो ये बताना चाहूंगा, जो सहायता समूह का जो यहाँ पर काम हुआ है उससे हमारी महिला शक्ति को बहुत बल मिला है। हमने जो, मैंने आपको कहा कि जो बेसिक आवश्यकताएं थी वो नहीं थी। पहले गांव में बैंक नहीं थे, पोस्ट ऑफिसों की दिक्कत थी, संचार की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, जल से नल भी। अभी हो गया क्या? हर जगह पहुंच गई ये तमाम सुविधाएं? मुझे लगता है अभी तो सड़कें भी तमाम जगह नहीं पहुंची हैं। तमाम जगह से ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहां पर लोग खटोले में लेकर अपने मरीजों को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। सतवीर जी, हाँ, मैं समझ चाहूंगा, बीच में कॉल आ गई थी सत्यम जी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हमने अटल आयुष्मान के माध्यम से बहुत, अगर ठीक है, आपकी कॉल आ रही बार बार। सत्यवीर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सत्यवीर जी पहले मेरी सुनिए, आपने अपनी बता दी। अगर सब कुछ आप कर रही, डबल इंजन की सरकार कर रही, चारों तरफ चौतरफा विकास कर रही, तो मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो पलायन क्यों हो रहा है? गांव वीरान क्यों होते जा रहे हैं? गांव से 80% लोग शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली, गाजियाबाद, इन तमाम जगह पर क्यों पहुंच रहे हैं फिर?
एक अभी यहाँ अवधेश नोटियाल जी ने भी प्रश्न उठाया और वाजिब प्रश्न उठाया उन्होंने कि भाई हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड ने क्या किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी 1 वर्ष ही पूर्ण हुआ है, हमने उसमें पांच जिले, उसमें से एक आपने भी नाम लिया अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा हो गया आपका, पिथौरागढ़ हो गया आपका, यहाँ चमोली जिला आपका हो गया, आपका उत्तरकाशी जिला हो गया। इन जिलों को हमने मिशन मोड पे लिया है कि कीवी की यहाँ पर किस प्रकार से फसलें की जाए, सेब का कैसे यहाँ पर उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाए, हॉर्टिकल्चर में कैसे किसानों को समृद्ध बनाया जाए। हम लगातार उन पहलुओं पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा चारधाम यात्रा से इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि उन क्षेत्रों में नगण्य पलायन है और उन क्षेत्रों में भी हम पहुंच रहे हैं। हम चीजों को समझ रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद उसका समाधान निकाल रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री पर्यटन नीति में बदलाव किया गया। सत्यम जी, आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, इतने वर्ष उत्तराखंड को बंद हो गए थे, मगर इस बार जो इससे पहले वाली कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसमें पहले पर्यटन नीति में बदलाव किया गया। उत्तराखंड को मैं कहना चाहता हूं पर्यटन का एक बड़ा भाग है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ इस समय नीतियां चल रही है वो पहाड़ को देख के ही नीतियां बन रही है कि पहाड़ों में कैसे और अधिक से अधिक सरकार की पहुंच बन सके। यही नहीं, आपने भी लास्ट जो इससे पहले वाला जो संसद भवन संसद में जो चर्चा भी हुई थी, जो संसद सत्र चला था, उसमें वाइब्रेंट विलेज का जो कॉन्सेप्ट रखा गया था, जो हमारे जो बॉर्डर एरिया पे जितने गांव हैं उनको कैसे संचार से कनेक्ट किया जाए, उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे जाए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, या उनको राज्य की या देश की मुख्य धारा से कैसा जोड़ा जाए, उसके लिए वाइब्रेंट विलेज उसके माध्यम से आइडेंटिफाई किए उन गांवों को वहां तक केंद्र के मंत्री पहुंचे, गाँव चाहे आपका इधर नीति माना वो हमारी सरकार पहुंच रही है। समय लगेगा सत्यम जी, मगर मैं आपको अरे सर समय लगेगा, कितना समय और लेंगे आप? डबल इंजन की सरकार है, समय से समय ही मिल रहा है आपको। 5 साल आप इससे ज्यादा रह चुके हैं यहाँ पर, इससे पहले भी सरकारें रह चुकी हैं। ठीक है अमनदीप आवाज पहुंच रही है। अमनदीप, डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में बीजेपी की, कह रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं, समय लगेगा। और कितना समय? क्या और भी वीरान हो जाएंगे और भी इससे भी ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी? जिस समय 1792 अभी विलेज जो है वो घोस्ट विलेज घोषित कर दिए गए हैं, और भी ये जनसंख्या पहुंच जाएगी, इजाफा और होगा क्या इस ग्राफ में? देखिए सत्यम जी, अभी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इनके शासनकाल में मैं मानता हूं कि अगर काम हुआ होता तो शायद हमारे प्रदेश का युवा पलायन ना करता, शायद हमारे प्रदेश की जनता दूसरे प्रदेशों की तरफ रुख ना करती। अभी मैं जैसे सत्यवीर जी को सुन रहा था, इनके द्वारा कहा गया हमने ये सब चीजें की हैं प्रदेश के अंदर। सत्यवीर जी को मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी का मैनिफेस्टो था 2022 का, विधानसभा चुनाव थे, उस समय हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए इन्होंने 50,000 नौकरियां देने का वादा किया था प्रदेश उत्तराखंड के युवाओं को। और साथ में ये कहा था कि जिस समय हमारी सरकार बनेगी उसी समय 24,000 युवाओं को नौकरियां देने का कार्य भाजपा की सरकार करेगी। क्या वो सरकार, आपने नौकरियां देने का कार्य किया? नहीं किया। अब देखिए बात हो रही थी पलायन की, पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। पलायन का सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये हकीकत है कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ सरकार समय की कमी में जवाब ले लेता हूं सतवीर से, पहाड़ की जवानी, मेरी बात पूरी होने दीजिए सत्यम जी, पूरी करिए जल्दी से सर, समय कमी है। सरकार कहती है, एक तरफ कहती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी, लेकिन हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता, सबसे बड़ी मुद्दा। दूसरा, हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पर हमारे प्रदेश के, हमारे गांव जो खाली हो रहे हैं इस समय, आपको मैं बताना चाहूंगा 52% लोग रोजगार की वजह से जा रहे हैं, 9% लोगों ने स्वास्थ्य की वजह से गांव को खाली किया है, 16% लोगों ने शिक्षा की वजह से, 3% लोग ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर गांव के गांव छोड़ रहे हैं। आज हमारे प्रदेश को सरकार किसी की भी हो, उसे सोचना चाहिए। ठीक है सत्यवीर जी, जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, मैं सत्यम जी बताना चाहूंगा कि पहाड़ों के लेकर मैंने क्यों कहा कि नीतियां बना रहे हैं। 2018 में कैबिनेट में फैसला होता है कि पहाड़ों को देखते हुए छोटी परियोजनाओं पे, बांध परियोजनाओं पे काम करेंगे। तो ये कहते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है कि मोरी नेटवर्क जो परियोजना थी वो हमारी कैबिनेट में आई थी, उसको कम ही समय में हमने उसको आज की, और वो 60 मेगावाट की है, वो संचालित हो गई है। लोहारी बांध भी हमारा ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पहाड़ में पड़ता है, वो भी का संचालित, वो भी सही से काम पूर्ण रूप से अब संचालित है।
और 12 परियोजना। ठीक है सर, समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों से मैं माफी चाहता हूं, इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पलायन का मुद्दा जो है वो लगातार बना हुआ है, पहाड़ से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि धामी सरकार कौन सी कदम वो उठाएगी जिससे उत्तराखंड में पलायन रोक सके। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए AMV नेटवर्क।